अब हम ये सीखने वाले हैं कि आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रवाह पर किए गए प्रयोगों से ये बात तो पता लग ही गई थी कि जो प्रकाश विद्युत धारा है वो डाले गए प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, कि जितनी ज़्यादा तीव्रता का हम प्रकाश डालते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी प्रकाश विद्युत धारा परिपथ में बहती है। और ये जो हमारी प्रकाश विद्युत धारा है वो एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालने पर ही बहती है, और उस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। और साथ ही ये भी देखा गया कि जो निरोधी विभव होता है वो भी डाले गए प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आपको पता हो कि निरोधी विभव वह ऋणात्मक विभव है जो हम धातु की पट्टिका ए को धातु की प्लेट सी के सापेक्ष प्रदान कर दें तो जो हमारे परिपथ में बहने वाली प्रकाश विद्युत धारा है वो शून्य हो जाती है। तो इन सभी प्रयोगों को किया था हर्ट्ज ने, विलियम लिनार्ड ने और हॉलबर्ग ने। अब इन प्रयोगों में जो कुछ भी देखा गया उन सभी को अपने समीकरण के द्वारा एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और जो समीकरण दिया उसे कहा गया प्रकाश विद्युत समीकरण। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का जो व्यवहार है वो तरंग की तरह नहीं है। यहाँ पर प्रकाश का व्यवहार इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कण की तरह है। मतलब ये जो प्रकाश है वो हमारा ऊर्जा के पैकेटों से मिलकर के बना हुआ है, और जो एक पैकेट है उसे नाम दिया गया क्वांटा। और आइंस्टाइन से पहले भी मैक्स प्लैंक ने ये बात बता दी थी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से या किसी भी गर्म वस्तु से जो विकिरण निकलता है वो ऊर्जा के पैकेटों के रूप में निकलता है, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन या फिर क्वांटा। और एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं E = h²। यहाँ पर न्यू डाले गए प्रकाश की आवृत्ति है, EP एक फोटोन की ऊर्जा है, और h यहाँ पर है प्लैंक का नियतांक जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल × सेकंड। तो जैसे जैसे हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो उससे होता यह है कि एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जैसे ही इस पैकेट की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से ज्यादा हो जाती है तो ये जो पैकेट है वो इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू कर देता है। मतलब एक ऊर्जा का पैकेट एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो आपको ये जो फोटोन या क्वांटा है उसकी जो ऊर्जा है उस धातु के कार्यफलन से ज्यादा करनी है। और मान लीजिए कि फोटोन की ऊर्जा अगर धातु के कार्यफलन से ज्यादा है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसका मान होता है फोटोन की ऊर्जा माइनस धातु का कार्यफलन। उदाहरण के लिए आप इस चीज को इस तरह से समझें कि अगर मैंने प्रकाश की आवृत्ति को कुछ इस तरह से रखा है कि एक पैकेट की जो ऊर्जा है वो है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और धातु का कार्यफलन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक पैकेट की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही चली जाएगी, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का ही फोटोन डालता तो सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालने में चली जाती। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो होती 0। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल कर आ जाता, मगर जब वो सतह से बाहर निकलता तो उसकी जो गति या चाल है वो क्या होती 0। और अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा का फोटोन डाल देते हो तो कोई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आप प्रकाश की तीव्रता कितनी ही अधिक क्यों ना कर लो। क्योंकि तीव्रता बढ़ाने का मतलब ये बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि हम इस धातु की सतह पर प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन डाले तो 2 फोटोन मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अगर इस फोटोन की ऊर्जा धातु का जो कार्यफलन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है उससे ज्यादा है तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएगा। उसके बाद चाहे आप 2 फोटोन डाल लो कम ऊर्जा वाले, चाहे 10 डाल लो, चाहे 1 लाख डाल लो, वो 1 लाख फोटोन भी मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। और ये जो समीकरण है, जो डाले गए फोटोन की ऊर्जा, धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, उन सभी को जोड़ता है। उस समीकरण को कहा गया आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखा ये भी गया
कि जैसे जैसे हम प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो ये जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है इनको रोकने के लिए जो हमें न्यूनतम विभव प्रदान करना पड़ता है धातु की पट्टिका ए को, जिसे हम निरोधी विभव कह रहे हैं, वो भी बढ़ता जाता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे दिया कि जैसे जैसे आप प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हो तो एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि आप प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा करके कुछ इस तरह से कर देते हो कि अब जो फोटोन की ऊर्जा है वो 6 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही चला जाएगा, लेकिन बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो परिवर्तित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में, जो कि पहले कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले क्या था कि जो हमारा प्रकाश संवेदी पदार्थ है उस पर जो हम प्रकाश डाल रहे थे उसमें एक फोटोन की ऊर्जा थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाहर निकलकर ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनकी गतिज ऊर्जा थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें जो यहां पर धातु की पट्टिका ए को ऋणात्मक विभव देना है धातु की पट्टिका सी के सापेक्ष, जिससे होगा क्या कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो होगी धातु की पट्टिका सी से धातु की पट्टिका ए की तरफ, क्योंकि आपको ये पता हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है। और जब ये बल इतना ताकतवर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को धातु की पट्टिका ए तक भी नहीं पहुंचने देता, उस टाइम पर जो धातु की पट्टिका ए के पास जो एक्स्ट्रा विभव होता है या ज्यादा विभव होता है सी के सापेक्ष, उसे हम कहते हैं निरोधी विभव। और किसी भी आवेश को अगर दो ऐसे बिंदुओं के बीच में रख दिया जाए जिनके बीच का विभवांतर है v, तो उसको जो ऊर्जा मिलती है वो है ev0। और ये जो ऋणात्मक आवेश है इलेक्ट्रॉन, उसको ये जो ऊर्जा मिलेगी वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मिलती है। मतलब किस तरफ, बाईं तरफ। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा था, दाईं तरफ। तो ये जो निरोधी विभव है उस पर गतिज ऊर्जा ev0 के बराबर हो जाती है, या कहें निरोधी विभव पर ये जो बीच में वैद्युत क्षेत्र है वो इतना ताकतवर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को धातु की पट्टिका ए पर नहीं पहुंचने देता। और जब मैं प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा रहा था, 6 से 8 कर रहा था फोटोन की ऊर्जा को, तब ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन मेरा उत्सर्जित होगा उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये अधिक गतिज ऊर्जा से निकलेगा तो उसे रोकने के लिए मुझे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, और ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे ज्यादा निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। मतलब धातु की पट्टिका ए को सी के सापेक्ष ज्यादा ऋणात्मक विभव प्रदान करना पड़ेगा। तो ये जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा डाले गए प्रकाश की आवृत्ति की भी अनुक्रमानुपाती होती है, और साथ ही इस गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होता है हमारा निरोधी विभव। तो ये जो निरोधी विभव है वो आप देख सकते हो कि डाले गए फोटोन की जो आवृत्ति है, क्योंकि इस समीकरण में जो फोटोन की ऊर्जा है वो h न्यू से निकलती है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। और कहीं अगर आपको इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी पड़ जाए कि अधिकतम स्पीड या चाल क्या होगी, तो आप गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² भी लिख सकते हो। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो आपको पता हो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। और क्योंकि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो यहाँ पर हम जिस चाल की बात कर रहे हैं वो भी अधिकतम चाल है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना है कि इन चारों ही पदों में से किस पद के बारे में हमें डाटा दिया गया है, उसको देख करके यहाँ पर जो भी 4 टर्म हमारे पास है उनमें से 2 टर्म की तुलना करके हमसे जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो आपको डिटेल में तभी समझ में आएगी जब हम इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि आइंस्टाइन की इस प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो जो पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना होती है। तो हमें उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल का मान पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ही निकाल कर दिखाता हूं। उसके लिए हम प्रयोग करने वाले आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण का। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और दिया क्या गया है
डाले गए प्रकाश की आवृत्ति, जिससे हमें जो प्रकाश के अंदर फोटोन है जिससे मिलकर के वो प्रकाश बना है उसमें से एक फोटोन की ऊर्जा मिल सकती है। और धातु का कार्यफलन हमें बता रखा है कि धातु है सीजियम, जिसका कार्यफलन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे इस दूसरे और इस लास्ट वाले पद की तुलना करनी है। तो के मैक्स को मुझे EP माइनस फाई नॉट के इक्वल रखना है। EP क्या है? डाले गए फोटोन की ऊर्जा, जो अभी मुझे नहीं पता है। और ये जो हमारा धातु का कार्यफलन है उसका मान दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हमारा फोटोन है इसकी ऊर्जा मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। तो फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए मैं प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करूंगा कि फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? h इंटू न्यू के। लेकिन जब मैं यहाँ पर प्लैंक नियतांक का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 डालूंगा तो फोटोन की ऊर्जा जूल में निकल कर आएगी। और अगर मैं h की जगह ये वाला नियतांक प्रयोग कर लूँ 4.125 गुणा 10 की घात माइनस 15 और फिर प्रकाश की आवृत्ति डाल दूं मैं हर्ट्ज में, तो मुझे डायरेक्ट इस फोटोन की ऊर्जा किसमें मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर आप देखोगे कि 10 की घात माइनस 15 और 10 की घात 14, इन दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस 1। और जब आप 6 का इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 30, हासिल 3 लग जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 कितने होते हैं? 15, हासिल 1, 6 और 1 7, और फिर जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। तो 24.75 गुणा 10 की घात माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें जो फोटोन की ऊर्जा है वो दशमलव के 2 स्थानों तक पता करनी है, क्योंकि धातु का कार्यफलन भी दशमलव के 2 स्थान तक ही बताया गया है। तो यहाँ तक जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जहां तक हमें इस उत्तर को रखना है उससे अगला अंक 5 है और उससे आगे कोई दूसरी संख्या है भी नहीं। तो सारी की सारी बात इस पर ही निर्भर करती है कि अगर ये एक विषम संख्या है तो हमें इस अंतिम अंक में 1 जोड़ना होता है, और अगर ये सम संख्या होती तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 7 एक विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ने के बाद कितना आ गया? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही आपको फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाएगा, और बचा हुआ जो हमारा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि निरोधी विभव का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि निरोधी विभव जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि EV0 का जो मान है वो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। इस निरोधी विभव पर ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी गति के विपरीत दिशा में उतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसको बैलेंस कर सके। तो हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा तो पता लग ही चुकी है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैं उसको EV0 के बराबर रख दूं तो मुझे निरोधी विभव का मान पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको गतिज ऊर्जा है वो आपको डालनी पड़ेगी किसके अंदर? जूल के अंदर। तब आपका ये जो निरोधी विभव है वो निकल कर आएगा वोल्ट में। तो 0.34 को जब आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये ऊर्जा निकल कर आ जाएगी जूल में। और यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, आपको मिल जाएगा निरोधी विभव। आप देख सकते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 तो कट हो जाएगा, और निरोधी विभव का मान कितना आ गया? 0.34 वोल्ट। वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान जो भी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें निरोधी विभव उतना ही लगाना होता है वोल्ट में। अब आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं तीसरा पार्ट, जिसमें हमसे पूछा गया है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल क्या होगी। उसके लिए मैं इस अधिकतम गतिज ऊर्जा की तुलना 1/2 mv² जो गतिज ऊर्जा का सिंपल सूत्र होता है उससे कर देता हूं। तो गतिज ऊर्जा पहले मैं जूल में लिख लेता हूं। तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले मैंने जूल में परिवर्तित कर लिया, और ये किसके बराबर है? 1/2 m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम।
लेकिन आसानी से इस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने उसे लिख लिया है 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और इनटू में कितना, उसकी जो अधिकतम चाल है उसका स्क्वायर। तो मुझे ये अधिकतम चाल निकालनी है, तो बाकी सबको इधर ले जाता हूं। तो 2 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0.68 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और उसमें विभाजन करना है मुझे इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 का। तो मुझे मिल जाएगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के अधिकतम चाल के वर्ग का मान। अब बस हमें इसको सॉल्व करके उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल का मान पता करना है। तो 10 की घात माइनस 31 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस 31 हो जाएंगे, प्लस 31 और माइनस 19 क्या बनेगा, 10 की घात 12। तो यहां पर तो आ जाएगा 10 की घात 12, और जो हमारी 10 की घात 12 आएगी उसमें से एक 10 की घात तो मैं इसके साथ लिख लेता हूं 1.6 के साथ, तो क्या बन जाएगा 16, और बाकी लिख लेता हूं उसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 6.8। तो 6.8 गुणा 16 गुणा 10 की घात अब क्या बचेगी 10 और बटे में 9, और इसका जैसे ही मैं वर्गमूल लूंगा, क्योंकि वहां से मुझे अगर ये स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों तरफ का, हमें मिल जाएगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल। आपको पता हो कि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 9 का वर्गमूल होता है 3, और 10 की जो भी घात होती है जब वो वर्गमूल से निकल कर आती है तो आधी हो जाती है। तो कितना आ जाएगा 4/3 गुणा 10 की घात 5, और बस अंडर रूट में अब कितना बचेगा 6.8, और ये हमारी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की चाल निकल कर आएगी मीटर प्रति सेकंड के अंदर। और ये जो हमारा अंडर रूट 6.8 है, इसका जो वर्गमूल है वो लगभग कितना आएगा 2.6। तो यहां पर आ गया 2.6, उसमें 3 का विभाजन कर दो तो कितना आ जाएगा 0.86 गुणा आपको करना है 4 से, और गुणा 10 की घात 5। 4 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 4 का 6 से करोगे तो 24 हासिल 2, 4 का 8 से करोगे तो 32, और 2 कितना हो जाएगा 34, तो कितना आ जाएगा 3.44 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ये होगी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 344 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड, और 10 की घात 3 मीटर को हम कहते हैं किलोमीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम चाल है वो होगी 344 किलोमीटर प्रति सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूरी तय कर सकता है 344 किलोमीटर। तो ये जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की चाल है वो बहुत ही ज्यादा होती है।